सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ इतना ही समझा है कि व्हाट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा क्या होता है, कैसे आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाए गए। और जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 उसमें हमने आयोटा की पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। या आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा था आपने उसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। एंड वन मोर थिंग आई टोल्ड यू कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इतना हमने अभी तक किया है। अब हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा बीजगणित। बीजगणित का मतलब जमा, घटा, गुणा, भाग। किनकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जमा, घटा, गुणा, भाग और उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो सभी रूल्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये रूल्स बड़े कॉमन से हैं और 7th 8th क्लास से ये रूल्स चलते आ रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं तो साहचर्य नियम और भाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय और इस तरह के नियम शायद आपने पढ़े हों अगर आपके टीचर ने आपको कराए हैं। नहीं भी कराए हैं तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो मैं भी बार बार यूज़ करती रहती हूँ अपने क्वेश्चंस में। तो आज मैं आपको सारी डिटेल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा की बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने किए थे तो कोई वो क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं। तो उनमें से अगर हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो हमने मान लिया कि लेट Z1 क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 और भाई Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। भाई ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर मैं इसे सेट की नोटेशन देते हुए लिखूं तो Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। C क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं कि जो सिंपल C होता है, अपना जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का लेटर होता है, उससे इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए कि जब भी आपको ऐसा C मिले तो आप समझ जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो अब हमारे पास अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज करेंगे वो एडिशन की करेंगे। तो देखिए जरा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर चुके हैं हम एडिशंस, लेकिन हमने उनकी प्रॉपर्टीज नहीं की है। मैंने जानबूझकर आपको प्रॉपर्टी पहले नहीं कराई थी क्योंकि अब आपने एक कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है, उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, आयोटा की पावर कर ली है, उसमें एडिशन भी आ चुका है और भाई आप थोड़ा बहुत पावर को भी सॉल्व कर चुके हो, डिफरेंस भी आ चुका है और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के थ्रू आपने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया है। तो अब ये रूल्स आप थोड़ा आसानी से समझ पाओगे। अगर हम स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इनके रूल है, तो आपका दिमाग वहीं घूम जाना था। ठीक है ना? तो हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने इंट्रोडक्शन समझी, फिर इजी मोड में हमने क्वेश्चन किए। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और ये प्रॉपर्टीज़ एनसीईआरटी में खास तौर पर कहीं भी मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से यूज़ नहीं होंगी, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको ये बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए बेटा जी, किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, चार ऑपरेशन बता चुकी मैं, जमा, घटा, गुणा, भाग, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोजर लॉ होता है। क्लोजर लॉ मैं बच्चों को कहती हूँ कि भाई कैसे याद करो। क्लोजर माने क्लोज हो जाना, एक ट्रिक है ये, सिर्फ क्लोज हो जाना। कहाँ क्लोज हो जाना? तो आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और वो आंसर भी एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है तो हम कहते हैं कि जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे बेटा साथ में हम एक सिंपल एग्जांपल नेचुरल नंबर का ले लें। भाई आप नेचुरल नंबर के सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है,
अब मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया x1 और दूसरा नेचुरल नंबर ले लिया x2। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली बिना किसी शक के आपका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, वो नेचुरल आएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ये दो नेचुरल नंबर की एडिशन नेचुरल से बाहर नहीं जाएगी, उसी के अंदर रह जाएगी। क्लोज माने बंद हो जा रहा है। ये एक आप अपने दिमाग में एक ट्रिक रखिए कि क्लोजर लॉ को मैं कैसे याद करूं। भाई जैसे मैंने 3 और 4 ले लिया तो 3 और 4 का जो सम है वो नेचुरल है। समझ आ गई मेरी बात। लेकिन अब हम बात करते हैं घटा की। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दो नेचुरल नंबर की घटा हमेशा नेचुरल होगी। हमेशा बहुत बार होगी। 4 में से 3 गया, 1 नेचुरल है। लेकिन जब आप 3 में से 4 घटाओगे तो वो नेचुरल नहीं है। और जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन हर बार सेटिस्फाई ना हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो यहाँ 2 बातें मैंने आपको बताई हैं कि एडिशन इज क्लोज्ड अंडर, नहीं उल्टा कर गई मैं, n इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन। या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सेटिस्फाई करता है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को, किसके लिए, फॉर एडिशन। नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन माइनस के लिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि किसी भी सेट के, हमने 2 एलिमेंट लिए, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, किसी भी सेट के 2 एलिमेंट लिए A और B, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाया, जमा घटा, फिलहाल तो आपने 4 ही ऑपरेशन पढ़े हैं, जमा घटा गुणा भाग, और जो रिजल्टिंग आंसर है A जमा B है, A घटा B है, A B है, A बाय B है, इनमें से हर बार जो भी रिजल्टिंग आंसर आ रहा है अगर वो उसी पर्टिकुलर सेट से हर बार आए, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट आए, तो हम कहते हैं कि वो एल्जेब्रिक ऑपरेशन के अंडर वो सेट क्लोज्ड है, या वो सेट उस क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई नेचुरल उसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का समीशन, एडिशन, जमा, जोड़ कॉम्प्लेक्स ही आता है तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, और ये ऑलवेज होता है। तो आपने सिंपल लिख देना है कि सी इज, ये आपने सिर्फ समझना है, मैं फिर बता रही हूँ आपको कि जब भी आप Z1 और Z2 को जोड़ोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। जिन बच्चों को ज़्यादा डिटेल में ना जाना हो वो मोटे तौर पर इतना समझ ले कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब तक का आपके द्वारा पढ़ा गया सबसे बड़ा सेट है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट करना, क्रम विनिमय, हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, क्रम विनिमय का मतलब क्रम को उल्ट पुल्ट कर देना, कम्यूट अदला बदली कर देना। तो आप ये देखिए कि अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 को जोड़ें या Z2 और Z1 को जोड़ें तो वो हमेशा इक्वल आता है। ऑर्डर बदलने से जमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, फॉर ऑल, ये बहुत जरूरी है। किसी सेट का हर एलिमेंट जब किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तभी वो प्रॉपर्टी होल्ड मानी जाती है। अंडरस्टैंड। सेट अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो ये बातें और भी अच्छे से आपको समझ आएंगी। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि एडिशन इज क्लोज, यानी मोटी तौर पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ को उलट पुलट लो तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उलट पुलट का मतलब आगे पीछे ऑर्डर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा जी वो है एसोसिएटिव लॉ, दैट इज
एसोसिएटिव ला। तो एसोसिएटिव में क्या हो जाता है, 2 की जगह 3 एलिमेंट आ जाते हैं, तो उसका क्या मतलब है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी पहले Z2 Z3 को जोड़ो और फिर Z1 को जोड़ो, या पहले Z1 और Z2 को जोड़ो और फिर Z3 को जोड़ो, तो भी वो सेम आए, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बड़े ध्यान से समझना है इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहली बात तो ये होती क्या है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स देखिए किस तरह से आप याद करेंगे। आइडेंटिटी कार्ड होता है आपका खुद का, अपनी खुद की पहचान। आपने एक हिंट बना लेना है हर चीज को याद करने के लिए। तो आइडेंटिटी वो चीज जो मुझे ही विजुअलाइज करे, मैं ही जिसमें दिखूं, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान। क्लियर। तो एडिटिव माने जमा की। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मतलब है कि अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें कि Z ही आ जाए जोड़ के, Z में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े कि Z ही आ जाए, तो वो नंबर जो हमने जोड़ा है वो Z के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, मेरी बात समझेंगे, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर ले लिए हमने, वही 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैंने 5 ले लिया, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए? सिंपल सी बात है भाई, 5 में 0 जोड़ोगे जब ही तो 5 आएगा। अब ये 0 नेचुरल है क्या? 0 तो नेचुरल नहीं है। तो ये जो आइडेंटिटी हमने पकड़ी है, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, ये उस सेट में नहीं है, ठीक है। अब वही चीज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखनी है कि Z के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी का फिर से मतलब समझें कि Z में क्या जोड़ें कि Z आ जाए। ओके, जो एलिमेंट हम Z में जोड़ेंगे, जो एलिमेंट, मान लीजिए हम X जोड़ लेते हैं, मान लीजिए हमने Z में X जोड़ा, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, ठीक है ना। तो X क्या हो जाएगा? Z माइनस Z यानी 0। और 0 कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो 0 जमा 0 आयोटा, यानी 0 जमा 0 आयोटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अगर Z में जुड़ जाए तो वो Z ही आएगा, और ये कॉम्प्लेक्स है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी आती है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में उसके हर एलिमेंट की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 जमा 0 आयोटा होता है, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एंड द लास्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मैं आपको करा चुकी हूं। एडिटिव मीन्स जो ऐड करके आए, मल्टीप्लिकेटिव मीन्स जो मल्टीप्लाई करके आए। इनवर्स का खास तौर पर ध्यान करें कि किसी भी, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़े कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जोड़ा है वो इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। मोटे तौर पर कहूं भाई, 5 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। माना 5 में x जोड़ा, तो x क्या हो गया? 0 घटा 5 यानी -5। तो 5 में अगर मैं -5 जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा। तो 5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -5। 5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -5। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी तरह Z में क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है? 0 है, यानी Z में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो Z में अगर हम -Z जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 आ जाएगा।
ये 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। मैं एक बार फटाफट से फिर रिवाइज करती हूँ कि, और जो अब मैं आपको मोटे तौर पर बताऊंगी कि सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ लीजिए, आंसर सेम आएगा, यानी कि कम्यूट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाइल एडिटिंग। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में 0 एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद आ जाएगा, और ये जो 0 एलिमेंट है ये उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। आप देखेंगे कि आपके एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी पूछी गई हो, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी फिक्स है, सबकी एक ही होती है, और वो होता है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 0 जमा 0 आयोटा। ठीक है। और अब आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी ऑलवेज सेम होती है, पूरे सेट की एक ही आइडेंटिटी होती है, चाहे वो एडिटिव आइडेंटिटी हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। एडिटिव इनवर्स क्या है कि z में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो z में -z। अब आप देखिए ना, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6, 7 का -7, 10 का -10, तो ये बदलता रहता है। अब मैं यहाँ सिर्फ थोड़ा सा चेंज करूँगी, और अब आपको मैं मल्टीप्लिकेशन बल्कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो यस, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा ऑपरेशन है घटा का, भाई हमारा डिफरेंस का। अब आप सिंपल सी बात है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाओगे तो भी वो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की घटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, आप करके भी देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता भी दिया था कि जमा घटा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, कोई एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए Z1 है 3 जमा 4 आयोटा, और Z2 है -7 + 9 आयोटा। अब हमने करना है Z1 + Z2, तो वो हो जाएगा 3 जमा 4 आयोटा जमा Z1 की वैल्यू रख दी -7 जमा 9 आयोटा। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लीजिए, 3 + -7 एक ब्रैकेट में, और +4 आयोटा + 9 आयोटा एक ब्रैकेट में, -4 जमा 13 आयोटा। रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ एडजस्ट करना है, सिंपल अलजेब्रा। ऐसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन चेंज होकर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने ये देखा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स होता है। अब बात करें कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि अगर हम Z1 में Z2 घटाएं और Z2 में से Z1, तो क्या ये बराबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। डिफरेंस कभी भी कम्यूट नहीं करता। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल, 4 घटा 5 और 5 घटा 4 कभी भी बराबर नहीं होते, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। इनमें कोई एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। कोई डिफरेंस में सिर्फ इतना ही होता है, कोई डिफरेंस की आइडेंटिटी, कोई डिफरेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपका इन्वर्स नहीं होता। तो सिर्फ आपने डिफरेंस को एक एग्जाम्पल से समझना है कि Z1 - Z2, वही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, 3 + 4 आयोटा -7 + 9 आयोटा, तो 3 ब्रैकेट खोल लीजिए, -+7 -9, रियल 10 और 4 में से 9 गए, -5 आयोटा। तो डिफरेंस के लिए आपके पास कोई और प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब हम आ जाते हैं थर्ड ऑपरेशन पर, जो कि है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी ऑलवेज कॉम्प्लेक्स ही होती है। हम पहले एक एग्जांपल ही कर लेते हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई ही दिखाती हूँ, Z1 Z2,
ठीक है भाई। Z1 हो गया 3 + 4 आयोटा, Z2 हो गया -7 + 9 आयोटा। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि आपके जितने भी डाउट्स है वो सब हम क्लियर कर सकें। आफ्टर दैट हम आगे पोलर फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चलेंगे। पोलर फॉर्म यानी एक्सरसाइज 5.2 हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो फिलहाल मार्च 21 के एग्ज़ाम के लिए डिलीट कर दिए, बट आई विल डू दैट एक्सरसाइज, मैं आपको कराऊंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को भाई फर्दर कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको नॉलेज रहेगी, क्योंकि 12th में फिर आपको बार बार पोलर फॉर्म आती है, आगे आप मैथ्स पढ़ते हो वहाँ भी आपकी पोलर फॉर्म आती है। तो एक ही एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो फंडा हम अपना अलजेब्रा में करते थे, पहले 3 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से कर लीजिए, 3 × -7 + 9 आयोटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको अलजेब्रा आता था XY में प्रीवियस क्लासेज में, तो भाई वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपको यहाँ भाई मान लीजिए ना x 3x + 4y और -7x + 9y होता तो आप मल्टीप्लाई कर लेते ना। तो इसको इन दोनों से किया ब्रैकेट से, +4 आयोटा बाहर, -7 + 9 आयोटा। देखिए ध्यान से, -21 + 27 आयोटा +-28 आयोटा जमा 9 चौक 36 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 रखोगे घटा का 36, तो इन दोनों को तो एक ब्रैकेट में लगा लीजिए, घटा 21 घटा 36 और 27 में से 28 गए तो माइनस का आयोटा और -57 माइनस आयोटा। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स होती है। इट मीन्स जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा भी कॉम्प्लेक्स ही बन जाती है और कम्यूट भी करेगी 100%। क्यों? आप Z1 को Z2 से गुणा कर लीजिए या Z2 को Z1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, Z1 × Z2 × Z3 = Z1 Z2 × Z3। क्लियर? तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। अब हमारी जो 2 मेन प्रॉपर्टी हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए बेटा, आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसा नंबर ढूंढना, समझे मेरी बात को, ध्यान से सुने कि देखो शुरू से सुनिए, मान लीजिए Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें Z के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है कि उसको Z से मल्टीप्लाई करूं और Z खुद आ जाए। 2 बातें, आइडेंटिटी का मतलब खुद आना, किसके अंडर? मल्टीप्लिकेशन के अंडर। Z को किसी से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी यानी खुद ही आ जाए, Z ही आ जाए, तो वो जो नंबर हम ढूंढ पाएंगे वो नंबर Z के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। हमने मान लिया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, हमने मान लिया कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 की गुणा Z आ रही है, तो Z1 को तो यहाँ रखिए और Z/Z सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब आप कहोगे 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लार्जेस्ट सेट। तो एवरी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विच इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0, Z में 0 जोड़ोगे तो Z आएगा। एडिटिव, एडिशन के अंडर, ठीक है ना, जो ऑपरेशन बता रखा है उसी के अंडर ढूंढना है। एडिटिव आइडेंटिटी भाई एडिशन के अंडर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करना है भाई, हमने मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके और Z को ही लेके आना है। दोनों में फर्क समझ लेना, Z में 0 जोड़ूंगी तो Z आएगा, तो ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है, और Z को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो Z आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसे ही रियल नंबर, नेचुरल नंबर सब में होता है। 5 में 0 जोड़ूंगी तो 5 आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी।
5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गॉट इट। तो ये थी कुछ खास बातें। अब लास्ट टॉपिक, ये मैं आपको वैसे पहले करा चुकी हूँ, ये है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था कि z को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए Z1 से कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए यानी 1 आ जाए, तो क्या बताया था कि Z1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/z से, z को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में फिर करते हैं। वैसे मैं आपको जो क्वेश्चन है अपने 9, 10, 11, 12 है शायद, या 10, 11, 12 में एक्सरसाइज के, वो मैं करा भी चुकी हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। बट वंस अगेन कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने क्या बताया था आपको कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z क्या होती है, 1/z। क्यों होती है? क्योंकि z को 1/z से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a जमा आयोटा b, तो जो z का इनवर्स है वो होता है 1/a जमा आयोटा b। और ये एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया था, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई किया था और a माइनस आयोटा b से डिवाइड किया था। इन दोनों की प्रोडक्ट हो गई a माइनस आयोटा b, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा a² प्लस b²। एंड व्हेन यू विल सेपरेट, ये बने, जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पहले करा दिया है। इस पर मैंने 3-4 क्वेश्चंस और एग्जाम्पल भी मैं आपको 5.1 टोटली कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो ये आपका क्या आएगा, z का इनवर्स आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एक रिजल्ट और है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ना मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हर रूल के लिए एक अपने दिमाग में थोड़ा सा हिंट रखो। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। किसको बांट देना? देखिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1, Z2 और Z3, कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ क्या कहता है, व्हाट डज दिस लॉ स्टेट, ये लॉ क्या कहता है कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन को इससे मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई है, डॉट है, तो ये Z1 को बांट दिया दोनों में, Z1 को दोनों में बांट दिया। क्या मतलब है कि Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। क्लियर? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलग अलग भी हम कर सकते हैं कि 2 को ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, या Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, Z1 को Z3 से और फिर ऐड कर दीजिए। इट इज द सेम थिंग। ऑर्डर बदल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। क्लियर? तो ये आपके कुछ रिजल्ट्स थे। अब है डिवीजन, लास्ट अपना अलजेब्रिक ऑपरेशन डिवीजन। देखिए बेटा, अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एक बार ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आफ्टर दैट मैंने सोचा है कि या तो आर.डी. शर्मा या एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में कराऊंगी, तो उसमें और भी जितनी डिटेल होगी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है सिलेबस को कवर करना, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों का सिलेबस नहीं हो पा रहा है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी पेंडिंग है सिलेबस उनका, तो मेन फोकस है फिलहाल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लास्ट ऑपरेशन है भैया। तो डिवीजन का अब ध्यान रखना भाई, Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो डिवीजन कब डिफाइन होगा?
जब हम रैशनल नंबर करते हैं p बाई क्यू करते हैं तो वहाँ क्या कंडीशन देते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी कि Z2 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। और वो डिवीजन का क्या मतलब है कि इसका मतलब है Z1 इंटू 1 बाय Z2। ठीक है भाई, Z1 1 बाय Z2 क्या है, Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी क्या बताया, Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/Z। तो या तो Z1 को Z2 से डिवाइड कर लो, नहीं तो उसका एक मतलब ये भी है कि Z1 को Z2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों बातें सेम है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। अभी हमने लिया था Z1 था 3 जमा 4 आयोटा, Z2 मैं ले लेती हूँ 1 प्लस 2 आयोटा, डिवाइड करते हैं तो Z1 बाय Z2, ध्यान देंगे 3 प्लस 4 आयोटा बाय 1 प्लस 2 आयोटा, डिवाइड तो हो गया। अब यहाँ कोई टेबल नहीं पढ़ सकते, कोई अलजेब्रा की तरह हम भाई पहाड़े पढ़ के तो करेंगे नहीं, तो क्या पैटर्न है भाई, कॉम्प्लेक्स का डिवीजन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए। तो इसको एग्जैक्ट स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलने के लिए जैसा हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किया था, हम क्या करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा बाय 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा। भाई कॉम्प्लेक्स का अभी तक हम देख रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो डिवीजन भी तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए ना। तो ये कीजिए 3 1 जा 3 माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर। ये बात और ध्यान देंगे, ये है 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 जमा का 4 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 को माइनस 8 से करोगे तो प्लस का 8। अब ये ध्यान दें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, ये क्या बन गया 8 और 3 11 घटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 को माइनस 4 से करोगे प्लस 4 और 1 जमा 4 कितना हो गया 5। तो ये बन गया 11/5 घटा 2/5 आयोटा। ये इन दोनों के डिवीजन से ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब इसको हम एक और ढंग से भी कर सकते हैं अगर हमने मॉडुलस किया हुआ हो तो, और मॉडुलस अभी आपने किया नहीं है तो इसको मैं थोड़ा और बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल आप डिवीजन को इसी तरह से समझें। ये आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, कब, जब Z2 नॉन जीरो हो। तो अभी मैंने आपको 4 मेन ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताए हैं। उनसे रिलेटेड कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने आपको बताई हैं, और आपको मैं पावर ऑफ आयोटा पहले बता चुकी हूँ। अब हम थोड़ा सा एज पर बुक चल रहे हैं, ठीक है भाई। एज पर बुक मैं आपको थोड़ा करा रही हूँ कि कोई चीज़ आपको ये ना लगे कि टीचर ने कराया नहीं है। तो आइडेंटिटीज़ और हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है तो वो A प्लस B होल स्क्वायर की तरह है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ऐसे ही क्यूब्स की आइडेंटिटी, तो उन्हें आप अपने बुक में से देख सकते हैं। ऐसे ही फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी है जो हम रियल नंबर्स के साथ करते आ रहे हैं। अब हमारे पास एक और ख़ास कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। अभी मैं अब जिक्र कर रही थी कि आपने मॉडुलस नहीं किया है अभी हमने, तो मॉडुलस क्या है। मॉडुलस वैसे तो देखिए उसमें आता है 5.2 में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। जब हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम हमें समझ आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड ये 2 टर्म्स और रिलेटेड होती हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। तो अगर मान लीजिए Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, तो इसका मॉडुलस एक रियल नंबर होगा। Z का मॉडुलस इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होगा।
ठीक है, वो रियल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, मैथ्स में सिंबल्स का, संकेतों का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जेड। और वो कैसे निकलता है? रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के होल स्क्वायर का अंडर रूट। रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट ओनली बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आप अंडर रूट करोगे वो मॉडुलस ऑफ जेड आएगा। फॉर एग्जाम्पल जेड मैंने ले लिया 2 + 3 आयोटा, तो जेड का मॉडुलस क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 + 9 यानी √13। तो √13 वो रियल नंबर है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ असाइंड है, जुड़ा हुआ है, और इसके मॉडुलस को, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, कहाँ कैसे यूज होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होता है और पॉजिटिव रियल नंबर होता है जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से असाइंड होता है, जुड़ा होता है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं। मान लीजिए 2 - 3 आयोटा है, इसका मॉडुलस लोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर का अंडर रूट। भाई 4 + 9 कितना हो गया? 13 का अंडर रूट। फिर 13 आ गया। आप -2 + 3 आयोटा लोगे तब भी √13 आएगा, दोनों नेगेटिव लोगे तब भी √13 ही आएगा। तो ये है मॉडुलस। और अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो जेड के कॉन्जुगेट को हम जेड बार से लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? जेड बार से। जेड बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और वो क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज होता है वो। अब मैं फिर वही बात आ जाती है, तो मैंने थोड़ा सिर्फ ये देखा कि जो अब हमें डिटेल्स दे रखी हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में वो सारी मैं एक बार आपके साथ कवर कर लूँ। अदरवाइज ये चीज़ जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ करेंगे तो वहाँ और भी मज़ा आता है इसको करने में। तो जेड बार का मतलब क्या है? मोटे तौर पर बताऊँ तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर, a = आयोटा b है ना, तो इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a - आयोटा b। इसके हम 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Z1 ले लिया मैंने 2 + 3 आयोटा, बिल्कुल सिंपल, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका देखो ना, ये Z1 का कॉन्जुगेट था, फिर कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट भी तो कर सकते हो। इसका कॉन्जुगेट भाई क्या बताया मैंने आपको अभी? आयोटा का साइन, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। आयोटा वाली टर्म का साइन नेगेटिव है, तो अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी 2 + 3 आयोटा। और 2 + 3 आयोटा क्या है भाई? Z1 है। तो यहां से हमें एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट और मिल गया, क्या? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डबल कॉन्जुगेट करते हो तो वो खुद ही आ जाएगा। कितना सिंपल है। प्लस था, माइनस किया, एक बार फिर किया तो प्लस आ गया, तो जहां चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू किया था वहीं हम पहुंच गए। 1-2 एग्जाम्पल और मैं अभी आपको साथ के साथ इनके देती हूँ। कुछ टर्म्स जैसे मान लीजिए ये है Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1/2 -7/9 आयोटा। इसका निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालते समय आपने केवल और केवल आयोटा वाली टर्म को फोकस करना है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना। तो आयोटा वाली टर्म नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट में पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन ये नहीं चेंज होगा, रियल पार्ट नहीं चेंज होता। कॉन्जुगेट में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स के साइन अलग अलग होते हैं। तो -1/2 + 7/9 आयोटा। टेक्निकली बता रही हूँ मैं ये आपको कि कॉन्जुगेट्स में इमेजिनरी पार्ट्स के साइन अपोजिट होते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक बार इन दोनों का सम करके दिखाती हूँ। Z + Z बार,
जेड और जेड बार जब आप जोड़ोगे तो ए और ए 2a और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 2a, यानी कि जेड प्लस जेड बार इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ये टेक्निकल डेफिनेशन सब मैं आपको बता रही हूँ, टेक्निकली की क्या मीनिंग है। और जब आप जेड में से जेड बार को घटाएंगे, जब आप जेड में से जेड बार को घटाते हैं तो क्या बना, a जमा आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी, तो a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, तो ये बन गया 2 आयोटा बी। तो इसे हम कहेंगे 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एनसीईआरटी में आपको बहुत लिमिटेड सिलेबस दिया गया है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये सब डिटेल्स वहाँ यूज़ होती नहीं है। जस्ट मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर करने के लिए बताया है, क्योंकि जब आप आगे फर्दर, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फिर आप 12th में जाएंगे, वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही कम आता है, सिंपल यूज आपका आ जाता है। जब आप आगे फर्दर करते हैं स्टडी, कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स ले लेते हैं, तो वहाँ अगर आपको ये बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको दिक्कत आती है, क्योंकि कॉलेज कैडर में जाकर ऐसा नहीं होता कि हर टीचर आपको डिटेल एक्सप्लेन करे, समझे। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताना उचित समझा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, और अब मैं आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की, अब मैं उनकी प्रोडक्ट और आपको करके दिखा रही हूँ। जेड जेड बार, तो भैया a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, इसको खोल लीजिएगा तो ये बनेगा a स्केयर प्लस b स्केयर। तो जेड जेड बार हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्केयर। थर्ड रिजल्ट, ठीक है भाई। तो ये थर्ड रिजल्ट मैंने आपको बताया है, और 1-2 और छोटे छोटे रिजल्ट्स आपके रह गए हैं जिन्हें हम अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरह से आपका जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेसिक सी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी आपको। मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड 1-2 रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको नोट डाउन कर देती हूँ। द वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2। सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करते टाइम, और डिवीजन में भी हम मॉडुलस को सेपरेट, यही रिजल्ट रियल नंबर्स में लगते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ वही कंडीशन है कि अपना जो Z2 है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा जी, कॉन्जुगेट की जब हम बात करते हैं तो Z1 Z2 पूरे की प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट लें, या पहले दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें फिर प्रोडक्ट कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही फंडा जमा और घटा में भी, भाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दो फिर कॉन्जुगेट ले लो, या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर जोड़ दो, कोई भी ऑपरेशन पहले लगा लीजिए, हमारे यहाँ रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, डिवीजन की बात करते हैं कि Z1 बाई Z2 पूरी प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट ले लो, या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड कर दो, आंसर सेम आएगा। कंडीशन डिवीजन की वही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से जो है 5.1 में जितनी भी आपकी टेक्निकल टर्म्स थी, अलजेब्रा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट था, मॉडुलस था, सब बताया है। और आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को समझें और इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट अपने आप से करें, तो आपका बेस मजबूत होगा। बाकी की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।